Hello everyone. So today we gonna discuss a popular topic, that is Newton's law of motion. We all have studied Newton first law of motion, Newton second law of motion, Newton third law of motion. बट आपस में उनका कैसे इनकन्सिस्टेंट है, लाइक न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन फर्स्ट लॉ के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं, दैट वी वांट टू सी. So Newton first law, we know that law of inertia, if a body is in rest, it will remain in rest. If it is in motion, it will continue the motion until and unless an external force is applied on it. यानी वो कब तक कंटिन्यू करती रहेगी मोशन उसी सेम डायरेक्शन में जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, या वो रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए. दैट इज ड्यू टू इनर्शिया. Second law says that, Newton's second law says that the rate of change of momentum is directly proportional to applied force. यानी कोई भी एक बॉडी है, इसका आप मोमेंटम चेंज करना चाह रहे हो P1 और इसका मोमेंटम आप P2 करना चाह रहे हो इन t टाइम, so that force is proportional to change in momentum. This is called second law. यानी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यानी जितना भी आप मोमेंटम में चेंज लाना चाहते हो, अगर प्रैक्टिकली हम इसको समझें कि सपोज एक गाड़ी है, एक कार है जो 40 की स्पीड से चल रही है, तो यू नो दैट उसका एक मास है. मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? मोमेंटम P इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. सो एक कार है जिसकी एक वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, वो मूव कर रही है. मैं उसको एक्सेलरेट करना चाहता हूँ 40 मीटर पर सेकेंड पर, तो मुझे उसके लिए पैडल शिफ्ट करना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा. एक्सेलरेट करने के लिए पैडल पे पैर रखना पड़ेगा और फोर्स लगाना पड़ेगा. जितनी ज़्यादा स्पीड करना चाहता हूँ उतना ज़्यादा पैडल को दबाना पड़ेगा. दैट इज़ बेसिकली न्यूटन सेकेंड लॉ. इसके बेसिस पे हम इसको प्रूव करते हैं दैट F इज इक्वल टू एम ए. आई थिंक सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है. F इज इक्वल टू एम ए. सो लेट अस सी कि F इज इक्वल टू एम ए से हम कैसे फर्स्ट लॉ को प्रूव कर सकते हैं. F इज इक्वल टू एम ए, दैट इज फ्रॉम सेकेंड लॉ. ओके, नाउ इफ F नेट इज जीरो, यानी नेट फोर्स जीरो हो जाए तो क्या होगा? नेट फोर्स जीरो हो जाए, सो इट मीन्स इन दिस इक्वेशन एम ए इज इक्वल टू जीरो. यानी m और a का मल्टीप्लिकेशन जीरो है. अब m और a का मल्टीप्लिकेशन, किसी भी दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन जीरो तब होता है जब उसमें से आइदर एक नंबर जीरो हो. लाइक 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो. टू नंबर्स कैन नॉट बी बिकेम जीरो इफ वन ऑफ देम इज नॉट जीरो. तो दो में से एक का जीरो होना कंपल्सरी है. सो आइदर m इज जीरो बट m इज मास विच कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. सो हु इज जीरो? एक्सीलरेशन इज जीरो. क्या जीरो हो गया? अगर F नेट जीरो होगा तो एक्सीलरेशन जीरो होगा. नेट एक्सीलरेशन आपका जीरो होगा. एंड एक्सीलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू जीरो. यानी v माइनस यू इज इक्वल टू जीरो और v विल बी इक्वल टू u. यानी द फाइनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी. जिस वेलोसिटी से बॉडी इनिशियली मूव कर रही थी, फाइनली भी उसी से मूव करेगी. डायरेक्शन भी सेम रहेगी. अगर इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है तो फाइनली भी रेस्ट पे होगी. कब? जब नेट फोर्स जीरो है. अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन से देखूं तो एम ए इज इक्वल टू जीरो, एम कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो. ए होता है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, और किसी का डिफरेंशिएशन जीरो तब होता है जब वो वैल्यू कांस्टेंट होती है. तो ये तीन बातें हमारे लिए निकल के आई, और दिस इज फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि जब तक नेट फोर्स जीरो है तब तक उस बॉडी में एक्सीलरेशन जीरो होगा और उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हमें समझनी है कि इफ F नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी नेट कितना होगा? जीरो होगा. नेट एक्सेलरेशन भी क्या होगा? जीरो होगा. और अगर नेट एक्सेलरेशन है तो v हमेशा हमारा क्या रहेगा? वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी. दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इनकंसिस्टेंट विद न्यूटन सेकेंड लॉ. थैंक यू सो मच.